साथियों नमस्कार। 30 का तीर प्रश्न श्रृंखला के दूसरे प्रकरण में आपका पुनः स्वागत है अपनी कलम अपनी आवाज़ पर। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं 30 का तीर के दूसरे प्रकरण में। पहला प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा साथियों, ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मैं अलबेला सर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं पहला प्रश्न लेकर के आपके बीच में। मैं अलबेला सर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न है, इससे पहले मैं बता दूं कि प्रश्नों को आप आराम से पढ़ना। ये बात बार बार आ रही है कि आप आराम से नहीं पढ़ाते हो। मैं बिल्कुल तेज़ बोलता हूँ, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी है। वो भी संसाधन आपकी आशीर्वाद से, आपके प्रेम से जल्द ही पूरे होंगे, ऐसी आशा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। दोस्तों आराम से पढ़ना इस चीज़ को। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अरे भाई सारे बच्चे एक जैसे होंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता जैसी स्थिति कहाँ पैदा होगी। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। अरे भाई कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। हो सकता है क्या ऐसा? कभी भी नहीं। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, स्पेशल होता है। साइकोलॉजी मानती है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखना कि प्रत्येक विद्यार्थी हर दूसरे विद्यार्थी से रुचियों में, अपनी बौद्धिक विकास में, अपने सामूहिक विकास में क्या होगा, प्रत्येक दूसरे विद्यार्थी से अलग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। अतः हमारा उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। दोस्तों चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आराम से देखना, आप बार बार यही शिकायत रहती है आपकी कि आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आवाज़ बराबर तभी आएगी जब वीडियो लंबा होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों हम चलो एक एक प्रश्न को आराम से करते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है इस प्रश्न पत्र में। दोस्तों एक ध्यान रखना, ये जो स्याही से लगाए गए वो किसी बच्चे का प्रश्न पत्र है और ये सही नहीं है। दोस्तों आप आराम से पढ़ना, जो मैं उत्तर बताऊं वही सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 सब जानते हो इस प्रकरण से के अनुसार गणित का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आराम से पढ़ते हैं इसको। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, अंक गणित का ज्ञान देना। तो दोस्तों अंकगणित की होती है क्या, गणित की बहुत सी शाखाएं होती है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है। तो ये तो क्या हो गया, एक संकुचित अर्थ हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, हाँ रुचि तो हर विषय के प्रति, ये तो क्या हो गया, ये तो एक सामान्य उद्देश्य हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, ये तो क्या है सभी विषयों के लिए सामान्य हो गया। प्रत्येक विषय होगा उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, रुचि पैदा करनी पड़ेगी। वो सबसे बड़ा ये कारण बताया गया है रुचि उत्पन्न करने कि आपको क्या करना है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के सामूहिक विकास करना। दोस्तों यही क्या हो गया, ये संकुचित अर्थ वाला अर्थ हो गया। तो दोस्तों ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। तो इसमें से ज़्यादा सही कौन सा है, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना क्या है, गणित का मूल उद्देश्य। बच्चों में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या करना है, डेवलप करना ही क्या है, इस एनसीएफ 2005 के अनुसार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मेन गोल है। क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, सॉरी मुख्य उद्देश्य है। गोल बहुत बड़ा होता है उद्देश्यों से, लक्ष्य उद्देश्य से बहुत बड़ा होता है, इसका विचार होता है अलग से, हम पढ़ाएंगे लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में। तो दोस्तों चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। अब बताइए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तनावग्रस्त बच्चे की क्या करेंगे, हम कैसे पहचान करेंगे। तो देखना भाई साहब, तनावग्रस्त बच्चे कौन से हो सकते हैं, इसमें से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा। अब चलो हम एक एक पर चीज करते हैं। पहले सीखने में त्रुटियां, तो सीखने में त्रुटियां तो क्या अधिगम का हिस्सा है।
तो इससे तो हमें तनावग्रस्त बच्चे की पहचान नहीं कर सकते। अत्यधिक बोलना भी क्या एक सक्रियता की पहचान है। वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के कारण अत्यधिक बोल सकता है। अति क्रियाशीलता क्या आ सकती है। हाइपर एक्टिविटी भी क्या एक तनावग्रस्त बच्चे का व्यवहार नहीं है। यदि वो आक्रामक व्यवहार करे, अग्रेसिवनेस, हमेशा गुस्से में रहे। ध्यान रखना दोस्तों, प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस ने कहा है कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। अतः हमें क्रोध से क्या रहना है, दूर रहना। आक्रामक व्यवहार से हमेशा दूर रहना है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की महावीर जयंती मनाई जाती है और भगवान महावीर जी ने ही ऐसा ही संदेश दिया है। तो आपको कभी भी अग्रेसिव बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि अग्रेसिव व्यवहार तनावग्रस्तता का क्या है, एक संकेत है या सिंबल है। अग्रेसिव व्यवहार वही आदमी करता है जो क्या होता है, वास्तव में टेंशन से पाले रखता है। तो दोस्तों चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं इस प्रश्न सीरीज का। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। दोस्तों, परीक्षा के अंदर क्या होता है, टेंशन, मतलब किसी भी कारण से आ सकता है परीक्षा का टेंशन। निष्पत्ति मतलब अंक कम आते हैं या उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है जो बच्चे को करनी चाहिए। देखना, परफॉर्मेंस शब्द काम में लिया गया इंग्लिश में। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। दोस्तों ध्यान रखना, तनाव हमेशा क्या करता है, व्यक्ति के अंदर भावनाओं को प्रभावित करता है, व्यक्ति के इमोशंस को प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पर चलो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। हमेशा किसको प्रभावित करता है, संवेगों को, यानी इमोशंस को या भावनाओं को। और संवेगों से हमारा क्या होता है, मानसिक प्रकरण कम होता है, मानसिक प्रक्रमण कम होता है। कोई बात नहीं, आराम से आपको समझ में आ गया हो। और मानसिक प्रक्रमण हमारे संज्ञान भावना को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर मिलता है हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में तनाव के कारण जो निष्पत्ति के अंदर प्रभावित होता है, निष्पत्ति, तनाव अधिक होने से निष्पत्ति क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका मुख्य कारण है कि इससे हमारी भावनाएं और संवेग आपस में क्या होती है, हमारी संवेग और हमारी जो संज्ञानात्मक निष्पत्ति है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस कम देखते हैं। तो दोस्तों उत्तर हो गया संज्ञान व भावना, कोग्निशन एंड इमोशंस। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। ये निम्न में से किस उद्देश्य, निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है, ये निम्न में से किस शाखा से संबंधित है, शैक्षिक समाजशास्त्र से, माध्यम मनोविज्ञान से, सामाजिक दर्शन से, शैक्षिक मनोविज्ञान से। तो दोस्तों हम शैक्षिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी डीएलएड में या बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों आपको आराम से समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इंपॉर्टेंट, ज्ञानेंद्रियां क्या है, वहन का प्रवेश द्वार है। ये प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, रूसो का, जिसने एमिल पुस्तक रखी थी। दोस्तों डी उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। पियाजे के अनुसार एम केंद्रण क्या है, इगोसेंट्रिक। बहुत अच्छा प्रश्न आया अब जाकर के। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, इगोसेंट्रिज्म क्या है। तो दोस्तों मैंने ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बताया है कि दुनिया अपने अनुसार, हर बालक अपने विचारों के अनुसार दुनिया का क्या करता है, देखता है। कि मैं घूमता हूँ तो पृथ्वी घूमती है, मैं चलता हूँ तो चंद्रमा चलता है। तो ये मानता है कि बालक ये मानता है कि मेरे अनुसार सब कुछ दुनिया में काम हो रहे हैं, अर्थात मैं विश्व का केंद्र हूँ, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ क्या करती है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। देखना मैंने क्या कहा था, इसके इर्द गिर्द मैं करता हूँ, उसी अनुसार संसार चलता है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बोल रखा है कि मैं घूमता हूँ तो दुनिया घूमती है, तो हर चीज़ क्या करती है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों उत्तर कौन सा हो गया, बी। उत्तर कौन सा हो गया, बी। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न।
बालक की योग्यता कभी भी नहीं, बालक की योग्यता ध्यान देना, आरटी 2009 में प्रवेश परीक्षा क्या है, निषिद्ध है। किसी विद्यालय में प्रवेश करने देने से पहले प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जा सकती। कुछ स्कूल्स को छोड़ करके, जैसे RIMC है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, उनको छोड़ करके आप प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकते कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश के लिए। तो दोस्तों बालक की योग्यता का भी निर्धारण नहीं कर पाएंगे। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, दोस्तों आपको पता हो तो RT के अंदर 25% सीटें आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए रखी गई है। तो दोस्तों ये भी क्या हो सकती है, प्रवेश का आधार नहीं हो सकते। और माता पिता की शिक्षा भी क्या हो सकती है, आधार नहीं मानेंगे ये। तो दोस्तों कौन सा होगा, बालक की उम्र होगी। बालक के आयु वर्ग के अनुसार क्या करेंगे, उसको जिस आयु वर्ग है उसके अनुसार क्या कर देंगे, कक्षा में प्रवेश देंगे। तो बालक की उम्र क्या होगी, RT 2009 में किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का क्या मानी जाएगी, आधार मानी जाएगी या बेसिस मानी जाएगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है। तो दोस्तों ये है केस स्टडी मेथड, यानी इस पर बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना केस स्टडी मेथड कहलाता है दोस्तों। तो ये विधि कौन सी है, केस स्टडी मेथड। दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में अनेक विधियां काम में आती है और जिसमें से सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है केस स्टडी मेथड। तो दोस्तों चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि मानसिक आरोग्य का तहत मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना है। मानसिक आरोग्यता देखना, मेंटल हाइजीन्स, आपने मानसिक समायोजन नाम का आपके टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य के नाम से। इसमें से बहुत अच्छा प्रश्न एक परिभाषा पूछी गई है, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और इसे बनाए रखना। तो दोस्तों ये कथन किसका है, आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, ड्रेवर का है। किसका है, ड्रेवर का है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भय स्वयं उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। दोस्तों जितना भी प्रकार के भय होते हैं वो किसी अचानक सडन उद्दीपक के कारण से होते हैं। तो अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक के कारण से क्या होता है, भय स्वयं उत्पन्न होता है। दोस्तों हाय करते ही हम क्या करने लग जाते हैं, कोई पास में आकर के कान के पास में आकर के करता है हाय, तो हम क्या करने लग जाते हैं, अचानक क्या हो जाते हैं, भय उत्पन्न हो जाता है। हम अचानक क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो दोस्तों अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक क्या करता है, भय स्वयं उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक का काम करता है या नेचुरल स्टिमुलस का काम करता है। तो दोस्तों चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। तो दोस्तों आधारभूत अभिकरण है माता पिता और परिवार। तो दोस्तों उत्तर कौन सा हो गया, बी। कौन सा हो गया, बी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। होम्योस्टेटिस यानी समय स्थिति। देखना दोस्तों ये भी मानसिक समायोजन जो मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक है, इससे बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है दोस्तों, जैसा का जैसा प्रश्न। होम्योस्टेटिक शब्द का अर्थ होता है समय स्थिति, यानी संतुलन की अवस्था, समायोजन की अवस्था, समय स्थिति। और समय स्थिति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो केनन के द्वारा। दोस्त किसके द्वारा किया गया था, केनन के द्वारा। होम्योस्टेटिक्स यानी समय स्थिति। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों को सीखा जाना, ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है श्रृंखला या सीरियल लर्निंग का। दोस्तों इसलिए इसका उत्तर होगा क्रमबद्ध अधिगम। क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा क्रमबद्ध अधिगम या सीरियल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपको बताना है कि युग्म साचरी अधिगम किसने दिया था, धारणात्मक या प्रत्यय अधिगम की अवधारणा किसने दी थी, और परंपरागत अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। चलो व्यवहारवाद का जनक बहुत अच्छा है, कौन है, वाटसन है। अब दोस्तों 16वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 16वां प्रश्न।
नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने से या दूर करने से। दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन में क्या करते हैं, हटाते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन में क्या करते हैं, किसी वस्तु को उसमें देते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था पुनर्बलन हमेशा व्यवहार में वृद्धि करता है, तो कमी वाला ऑप्शन होगा नहीं, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दंड और पुनर्बलन हमेशा व्यवहार में बदलाव करते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो व्यवहार में वृद्धि वाला टॉपिक अपने आप सही हो गया। किसी भी व्यवहार के घटित होने में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। नकारात्मक पुनर्बलन हटाने या दूर करने से क्या होगा, क्या होगा, विशेष व्यवहार घटित होने के अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना इस प्रश्न को। दोस्तों घोड़े की तस्वीर है। दोस्तों घोड़े की तस्वीर हमेशा क्या होती है, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, तीन अवस्थाएं ब्रूनर की। तो हमेशा क्या होती है, तस्वीरें हमेशा क्या होती है, प्रतीकात्मक होती है। क्या होती है, प्रतीकात्मक। तो क्या होगी, आइकॉनिक स्टिमुलस होगी। तो घोड़े की तस्वीर क्या होती है, हमेशा प्रतीकात्मक उद्दीपक होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रतीकात्मक उद्दीपक। तो चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न हमारा आ गया। यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक दो सही उत्तर के बाद क्या करता है, पुनर्बलन देता है। यहाँ पर क्या है, किसकी बाध्यता है, रेशियो की बाध्यता है। मैं 2 प्रश्न होने पर पुनर्बलन दूंगा, 3 प्रश्न होने पर ये टाइम की बाध्यता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो। कौन सी अनुसूची होगी, निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। तो दोस्तों इसको बोलते हैं नियत अनुपात। क्या बोलते हैं, नियत अनुपात, या इसको क्या बोल सकते हैं, अचर अनुपात अनुसूची। दोस्तों ये अनेक नाम है, ध्यान रखना। तो फिक्स्ड, एक इंग्लिश के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, फिक्स्ड सब ध्यान में रखना है। अब देखना, आनुषंगिक अधिगम का अर्थ है। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये अंग्रेजी शब्द से पकड़ में आया। इंसिडेंट यानी अचानक, अकस्मात और गैर इरादतन सीखना। आनुषंगिक अधिगम क्या होता है, अकस्मात या गैर इरादतन, बिना किसी इच्छा के हम जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आनुषंगिक अधिगम बोलते हैं। इंसिडेंट यानी अचानक, इंसिडेंटल। तो दोस्तों बहुत अच्छा शब्द है। और आनुषंगिक अधिगम ध्यान में रखना, अकस्मात या गैर इरादतन, बिना किसी इच्छा के या बिना किसी पूर्व प्रयास के हम यदि कोई सीखते हैं, बिना किसी पूर्व योजना के जो हम सीखते हैं उसको बोलते हैं हम गैर इरादतन सीखना, या इसको बोलते हैं अनइंसिडेंटल लर्निंग, अनइंटेंशनल। ध्यान देना, बहुत अधिक अंग्रेजी शब्द में काम लेंगे। इंटेंशनल यानी इरादा, इंटेंशन यानी इरादा होता है, अनइंटेंशनल यानी गैर इरादतन सीखना क्या कहलाता है, आनुषंगिक अधिगम कहलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्न को, इसको है जैसे कि जैसे याद रखना है। यदि आ जाएगा तो आपको सीधा क्या करना है, इसमें बी करना है। दोस्तों चलो 20वें प्रश्न पर चलते हैं हम। मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए। दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने अपने बचपन के दिन फलानी कोचिंग में बिताए, या मैंने अपने बचपन के दिन अपने ननिहाल में बिताए, या मैंने बचपन के दिन इस स्कूल में बिताए। तो दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हो, ये याद करना क्या होता है, एपिसोडिक। एपिसोड दिखाते हैं ना, पुरानी चीज़ें, एपिसोडिक या प्रासंगिक स्मृति होती है। दोस्तों स्मृति टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में नहीं है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान का टॉपिक है। यदि आपको सेकंड ग्रेड के अंदर क्या कराया जाता है, स्मृति टॉपिक करवाया जाता है। दोस्तों ये स्मृति किस प्रकार की स्मृति होती है, प्रासंगिक स्मृति होती है। इसको बोलते हैं एपिसोड स्मृति, लॉन्ग टर्म स्मृति, प्रोस्पिड्यूअल स्मृति, सेमेटिक मेमोरी, अर्थ विषयक स्मृति बोलते हैं। बहुत सी स्मृतियाँ आती है, स्मृति का बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों मनोविज्ञान में। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र MA/C है गुणा 100, सब जानते हो आप। प्रक्षेपण विधि। अब दोस्तों इस पर पहले मैं 21वें प्रश्न पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी बार क्या करते हो, आप धोखा खाते हो। IQ बराबर क्या होता है, MA/CA। तो ये MA से IQ क्या रहेगी, समानुपातिक रूप से संबंधित रहेगी या अनुक्रमानुपातिक रूप से, और CA से क्या रहेगी,
व्युत्क्रमानुपातिक रूप से या विलोमानुपातिक रूप से क्या रहेगी, संबंधित रहेगी। जैसे जैसे सीए बढ़ेगी वैसे वैसे आईक्यू घटेगी, और जैसे जैसे सीए घटेगी वैसे वैसे आईक्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो उल्टा होगा हो रहा है ना। लेकिन एमए जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आईक्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे एमए घटेगी वैसे वैसे आईक्यू क्या होगी, घटेगी। तो दोस्तों एमए के साथ में कैसा संबंध होता है, अनुक्रमानुपातिक या समानुपातिक संबंध होता है, जबकि सीए के साथ में कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपातिक या कैसा होता है, विलोमानुपातिक क्या होता है, संबंध होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रूप से आप इसको। प्रक्षेपण विधियां दोस्तों इंपॉर्टेंट, प्रक्षेपण विधियां किस में काम आती है, किसके आकलन में काम आती है दोस्तों, कल भी बात की थी। तो व्यक्तित्व के मापन में काम आती है। तो दोस्तों 23वें प्रश्न पर हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, एनसीएफ 2005 की है, जैसी की जैसी लाइन उठाई गई है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश डैश होती है, तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। ये जैसी जैसी लाइन एनसीएफ 2005 से उठाई गई है। कक्षा कक्ष में उपयोगी और विस्मरण, तो भूलना तो होता नहीं है। कक्षा कक्ष में उपयोगी क्या हो गया, एक छोटा लेवल हो गया। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित, तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, एक संकुचित। और प्रत्यास्मरण क्या हो गया, केवल एक उद्देश्य हो गया। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष और स्मरण करना क्या, बिल्कुल। तो वास्तविक जीवन में उपयोगी और वे क्या कर सके, जल्दी सीख सके। तो अब देखना, वास्तविक जीवन में उपयोगी भरकर देखना, बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में क्या होती है, उपयोगी, तब वे क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो उत्तर कौन सा हो गया, डी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। एक बार में पुनः देख लें आप, इसका उत्तर क्या माना गया है, डी माना गया है। जैसी जैसी लाइन एनसीएफ 2005 से होती है, बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या हो, वास्तविक जीवन में उपयोगी है। क्योंकि बालक को क्या बनाना है, सामाजिक बनाना है। जैविक पिंड है जिसको क्या बनाना है, सामाजिक तो यंत्र बनाना है। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि जब तक सामाजिक उपयोगी या सोशल प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक शिक्षा क्या होगी, अपूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों, बहुत बार पढ़ते होंगे। पठन विकास से कृतिका वाला उदाहरण भी क्या होता है, आपकी बार किताबों में बार बार आता है। इसका ऑप्शन क्या होता है, ए होता है। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं, मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो दोस्तों ये किसने कहा था दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये किसने कहा था, बीएफ स्किनर ने कहा था। दोस्तों निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट से मनोविज्ञान से संबंध नहीं है, तो कोर्ट लेविन भी क्या है, गेस्टाल्ट से हैं। कोलर भी क्या है, गेस्टाल्ट से हैं। आईपी पाउलर किसे हैं, व्यवहारवाद से है। तो इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो गया दोस्तों, उत्तर कौन सा हो गया, बी। ये सभी नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों सुपर ईगो, परम अहम, ईड यानी इदम के पूर्ण विपरीत है दोस्तों। एक क्या करता है, नैतिकता की ओर चलता है, और दूसरा क्या चलता है, अनैतिकता की ओर। तो बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या है, ये सत्य कथन है, न तो आंशिक रूप से सत्य है, न कोई बेतुका कथन है, और न क्या है, असत्य कथन है। तो ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन है। क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो दोस्तों कौन सा उत्तर हो गया, ए। चलो 29वां प्रश्न देखते हैं, मानव मानसिक विकास की मूर्त क्रिया अवस्था, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, वो किस आयु काल को शामिल किया जाता है। उसमें दोस्तों जो एज पीरियड आती है, जो तीसरी अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट स्टेज बोलते हैं, वो होती है 7 से 11 वर्ष आते। उत्तर कौन सा हो गया, सी। अब दोस्तों विकास पद में निहित है, तो कौन कौन से बदलाव निहित है, केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव। तो दोस्तों ध्यान रखना, विकास का एक पक्ष है वृद्धि में केवल क्या होते हैं, संरचनात्मक बदलाव शामिल होते हैं, क्योंकि वृद्धि एक शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। लेकिन इसमें दोस्तों दोनों ए और बी दोनों शामिल होते हैं, अतः इसको बोलते हैं कि दोनों संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बदलाव विकास में क्या होते हैं, निहित होते हैं। अतः विकास क्या है, वृद्धि से बहुत बड़ा संपर्क है, या वृद्धि से क्या है, विस्तृत संपर्क है। इसमें दोनों आते हैं, संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव, या फंक्शनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो दोनों प्रकार के बदलावों को क्या करते हैं, विकास के अंदर शामिल करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 30 का तीर सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी, यदि आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम बना रहा
तो धन्यवाद दोस्तों। हम आपसे पुनः मिलेंगे 30 के तीर के तीसरे एपिसोड में। आज ये दूसरा एपिसोड है 30 के तीर का। पहला एपिसोड आप देख सकते हो लिंक पर जाकर के, अपनी कलम अपनी आवाज़ के। तो धन्यवाद दोस्तों, आप शेयर और लाइक करके के इस अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल को आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि ये चैनल अधिक से अधिक आपकी सेवा के अंदर पुण्य तत्परता से लगा रहे। दोस्तों धन्यवाद।